G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 9 से 10 सितंबर के बीच न्यू दिल्ली में हो रहा है, वहां पर पहले ही दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुआ और ये घोषणा था अफ्रीकन यूनियन को G20 की अस्थायी सदस्यता देने की। इसके अलावा इस सम्मेलन के पहले दिन घोषणा पत्र को भी जारी कर दिया गया है, यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को जारी कर दिया गया है। एक नया सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये डिक्लेरेशन क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चूंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन अस्थायी सदस्यता दे दिया गया है। अगर अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश है। इसका मुख्यालय है इथोपिया का कैपिटल आदिस अबाबा। इसके अभी अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष हैं कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली ओसोमानी। कोमोरोस एक आइलैंड है जो मेडागास्कर और अफ्रीका के मुख्य भूमि के बीच स्थित है और यहाँ का राजधानी है मोरोनी। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2001 में हुआ था। जब प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कर रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्यता दे दिया गया है, तो उनके आगे जो नेम प्लेट लिखा हुआ था, देश का नेम प्लेट, देश का नाम लिखा हुआ था, वो भारत था। तो ये हमें कितना ज़्यादा सुकून और पूर्वजों के विरासत पर गौरवान्वित होने का मौका देता है और एक बहुत ही प्राउड मोमेंट, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में शायद ये पहला मौका होगा जब हमारे देश का नाम भारत लिखा गया था। सबसे पहले 9 सितंबर को हुआ क्या, जब इस मीटिंग का शुरुआत हुआ तो सबसे पहले अलग अलग देशों के शेरपाओं का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में ही घोषणा पत्र पे भी बहुत ज़्यादा काम हुआ। और जो घोषणा पत्र होता है, डिक्लेरेशन, किसी भी सम्मेलन के बाद घोषणा पत्र जारी होता है, उस पर मुख्य काम इन शेरपाओं के द्वारा ही किया जा रहा था और फाइनली घोषणा पत्र जारी भी कर दिया गया है। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन के मेंबरशिप के मुद्दे पर भी इन शेरपाओं के बीच बातचीत हो रहा था। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये शेरपा होते कौन हैं। तो देखिए, G20 सम्मेलन के दौरान जितने भी देश, चूंकि G20 में 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है, जिस वजह से G20 अब हो चुका है G21। तो G20 में जितने भी देश हैं, हर देश के एक प्रतिनिधि होते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं, चाहे वो मुद्दा आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वैश्विक हो। एग्जाम्पल के तौर पे आतंकवाद का मुद्दा, रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा कि किस तरीके से इस युद्ध को समाप्त किया जाए, गरीबी का मुद्दा, अमीर देशों के द्वारा या IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं के द्वारा छोटे देश या गरीब देश या विकासशील देशों को लोन देने का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पर बात किया जाता है इन शेरपाओं के द्वारा। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि जब शेरपाओं के द्वारा बात किया ही जाता है तो जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अलग अलग देशों के, उनके बीच क्या बातचीत होती है। तो देखिए, शेरपाओं के द्वारा पूरा का पूरा एक ढांचा, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो शेरपाओं के द्वारा इन अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और उसको जो फाइनली रूप देना है, उसको जो फाइनल अमली जामा पहनाना है, वो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा फाइनलाइज किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है G20 सम्मेलन 2023 के लिए भारतीय शेरपा कौन है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। अब चूंकि G20 सम्मेलन 2023 में 55 देशों के संघ अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्यता मिल चुका है, इसके बाद ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को लेकर के भारत और चीन में अब एक होड़ मचने वाला है। तो ऐसे में यह भी समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ग्लोबल साउथ होता क्या है। तो चलिए समझते हैं ग्लोबल साउथ को। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि ग्लोबल साउथ कोई जियोग्राफिकल नेम है, यानी ग्लोब पर इक्वेटर यानी विषुवत रेखा का दक्षिण का जो भाग है वही ग्लोबल साउथ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये ब्रेंट लाइन है। इस ब्रेंट लाइन के दक्षिण के भाग को ग्लोबल साउथ और इसके उत्तर के भाग को ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। ग्लोबल साउथ में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के सामान्यतः वही देश आते हैं जो कभी यूरोपियन उपनिवेशवाद के शिकार थे, यानी इन क्षेत्रों में 1950 के पहले यूरोपीय देशों का शासन था, जिसको उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जापान, कोरिया प्रायद्वीप यानी जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले B20 का सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में ही। B20 का मतलब बिजनेस 20, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया था, रेज, RAISE। प्रधानमंत्री जी ने जो रेज का विचार दिया था, RAISE, उसमें I का मतलब हुआ इंक्लूसिव यानी समावेशी। समावेशीकरण का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता। आप इसको समाज में भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने अपने गांव में एक संगठन बनाया, उस संगठन में 10-12 ही लोग शामिल हैं, आप उस संगठन को इंक्लूसिव बनाना चाहते हो, आप उस संगठन का समावेशीकरण करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहभागिता उस संगठन में हो, यानी अभी जो 9-10 लोग उसमें शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिवनेस।
प्रधानमंत्री जी का ये विचार शुरू से रहा है, चाहे वो G20 सम्मेलन के दौरान हो या उसके पहले भी, कि अफ्रीकन देशों को भी G20 का सदस्यता दिया जाए अस्थायी रूप से, जिस कारण से इस संगठन का समावेशीकरण यानी इंक्लूसिवनेस हो सके। दोस्तों, मैंने आपको अभी उपनिवेशवाद की बात बताया, कॉलोनियलिज्म की बात बताया कि ग्लोबल साउथ के अधिकांश देशों में यूरोपीय देशों की कॉलोनियां थी, यानी यूरोपीय देशों के द्वारा इस क्षेत्र में शोषण किया जा रहा था। ग्लोबल साउथ में हमारा देश भारत भी रहा है, क्योंकि यहाँ भी अंग्रेजों का शासन रहा है। 1950 के आसपास उपनिवेशवाद तो समाप्त हो गया, यानी कॉलोनियलिज्म तो समाप्त हो गया, लेकिन नव उपनिवेशवाद यानी न्यू कॉलोनियलिज्म का शुरुआत हुआ। जब उपनिवेशवाद का दौर था तो उस समय विभिन्न यूरोपीय देशों के द्वारा ग्लोबल साउथ के देशों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, यानी यहाँ के खनिज संसाधनों को लूटा जा रहा था। लगभग 1950 के बाद यही काम यूरोप और अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों के द्वारा अफ्रीकी क्षेत्रों में किया जाने लगा। इसको ही कहा जाता है नव उपनिवेशवाद। यानी आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियों के द्वारा अफ्रीकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लूट खसोट अभी भी मचाया जा रहा है। चूंकि G20 सम्मेलन के पहले ही दिन अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्यता दे दिया गया है। इसके तुरंत ही बाद चीन और रूस के द्वारा इसका श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। यानी चीन और रूस ये बताने का प्रयास करने लगे हैं कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की अस्थायी सदस्यता दिलाने में उनका अहम योगदान रहा है। ये तो कोई भी समझ सकता है, बहुत इजीली समझ सकता है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने में मुख्य भूमिका हमारे देश भारत का ही रहा है। चाहे वो B20 का सम्मेलन हो, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने इंक्लूसिव का विचार दिया, उसके पहले भी कई बार हमारे देश के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को भी ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया जाए। चूंकि यूनाइटेड नेशन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन G20 ही है और G20 के माध्यम से ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने की चीन की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि इन फ्यूचर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत करेगा या चाइना करेगा। चीन की ओर से झूठा दावा शुरू भी कर दिया गया है और ऐसा दावा आगे इन फ्यूचर बहुत बार किया भी जाएगा। चीन बहुत जल्द गिरगिट की तरह रंग भी बदलेगा। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। अब ये मुहावरा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अफ्रीकी देशों में चीन के द्वारा बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया जाता है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया नव उपनिवेशवाद, यानी किस तरीके से अमेरिकी और यूरोपीय देशों की कंपनियों के द्वारा अफ्रीका में लूट मचाया जा रहा है। सेम टू सेम काम ग्लोबल साउथ का एक देश चाइना के द्वारा भी अफ्रीका में किया जा रहा है। यानी चाइनीज कंपनियां निवेश के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, गरीबी दूर करने के नाम पर अफ्रीकी देशों के खनिज संसाधनों का लूट मचा रही हैं। ग्लोबल साउथ की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ अफ्रीका तो है नहीं, दक्षिण अमेरिका के भी बहुत सारे देश हैं, जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देश हैं। ग्लोबल साउथ की अगर ओवरऑल प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो यहाँ गरीबी, आतंकवाद, बड़े वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक से ऋण संबंधी समस्या, क्योंकि इन देशों को आसानी से वर्ल्ड बैंक या IMF के द्वारा ऋण नहीं दिया जाता है। ऋण देने का जो शर्त है वो भी काफ़ी हार्ड होता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना भी इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश के द्वारा चूंकि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात किया गया है इस सम्मेलन के दौरान, तो भारत का यही सोच रहा है कि ग्लोबल साउथ जो ग्लोबल नॉर्थ की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र का समावेशी और सतत विकास हो सके, यानी इस पूरे क्षेत्र का विकास हो सके और रेगुलर विकास हो सके, जिसको सतत विकास कहा जाता है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में भारत चीन के बीच चूंकि काफ़ी होड़ मचा हुआ है, तो दोनों देशों का क्या रोल रहा है अफ्रीका में, ये समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। भारत को आज़ादी मिला 1947 में, जबकि नए चीन का उदय हुआ 1949 में। चूंकि वहाँ साम्यवादी क्रांति हुआ था, तो इस तरीके से नए चीन का उदय 1949 में शुरू हुआ। भारत और चीन के विदेश नीतियों में चूंकि काफी ज्यादा अंतर रहा है, भारत के विदेश नीति शुरू से ही समावेशी रही है। यानी भारत का ये सोच रहा है कि हम तो आगे बढ़े ही साथ सारे देश आगे बढ़ें, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का जो ग्रुप बना, जिसको नैम बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसमें कई तरह के देश थे, बहुत सारे छोटे छोटे और गरीब देश भी शामिल थे। उसके अलावा सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी आप समझ सकते हैं, उसमें भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी तो थी ही साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी भारत की तुलना में छोटी इकोनॉमी भी थी। यानी भारत के विदेश नीति में बड़े छोटे का कभी भी भेदभाव नहीं रहा है। जबकि अगर चीन के विदेश नीति को देखा जाए तो उसमें बड़े छोटे का भाव शुरू से ही रहा है।
भारत चूंकि इस गुटनिरपेक्षता और सार्क जैसे संगठनों का सदस्य रहा है, जबकि चीन शुरू से ही ऐसे संगठनों से दूर रहा है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत की अफ्रीका में उपस्थिति सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं है। कोई भी देश किसी भी देश में अगर निवेश कर रहा है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो अपना फायदा तो देखेगा ही, जाहिर सी बात है। तो भारत अपना लाभ तो वहाँ देखता ही है अफ्रीका में। साथ ही साथ भारत का ये भी सोच है कि अफ्रीका का डेवलपमेंट भी हो, अफ्रीका में जो भी समस्या हो, चाहे वो भूख की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, वो समस्या भी दूर हो। जबकि चीन अफ्रीका में सिर्फ अपने लाभ पर फोकस करता है। चाइना का नज़र अफ्रीका के एनर्जी सोर्सेज पर है। चाइना अफ्रीका में ग्लोबलाइजेशन का लाभ लेने में लगा हुआ है। चूंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया भर की इकोनॉमी काफ़ी करीब आई है, दुनिया भर में जो अलग अलग कंपनियां हैं अब दूर दराज के क्षेत्रों में अपना व्यापार कर पा रही हैं। चाइना की अगर बात किया जाए तो अफ्रीकी देशों में भारत की तुलना में उसने ज़्यादा निवेश किया है, लेकिन वो निवेश सिर्फ अपने मतलब का है। अफ्रीकी देशों को भी पता है कि उसका सच्चा दोस्त कौन है, चाइना है या भारत है। नो डाउट अफ्रीकी देश भी ये बात को समझते हैं कि हमारा असली जो दोस्त है, अगर चीन और भारत में तुलना किया जाए तो वो भारत ही है। तो इस तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं कि चाइना को अफ्रीकन यूनियन का G20 में सदस्यता दिलाने का श्रेय लेने का कोई हक बनता ही नहीं है, जबकि चीन के द्वारा इस तरह का दावा शुरू भी कर दिया गया है और इन फ्यूचर भी इस तरह का दावा किया जाएगा। भारत ने चीन से बहुत पहले अफ्रीका में अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अफ्रीका की जो बड़ी इकोनॉमी है, जो बड़े देश हैं जैसे घाना, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, कॉन्गो, केनिया, वहाँ पर भारतीय पीढ़ियाँ सदियों से रहती हैं और साथ ही साथ उस क्षेत्र में छोटे बड़े व्यापार भी करती हैं। बहुत सारा ग्रोसरी स्टोर आपको वहाँ मिल जाएगा भारतीयों का, बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियाँ मिल जाएंगी भारतीयों का, बहुत सारे एग्रो फॉर्म यानी कृषि फॉर्म वहाँ भारतीयों का मिल जाएगा, मेडिसिन के बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही साथ अफ्रीका के और भी वैसे बहुत सारे छोटे छोटे देश जिनका नाम भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है, वहाँ भी भारतीय लोग काम करते हैं। भारतीय रेस्टोरेंट है, भारतीय ग्रोसरी दुकानें हैं। अगर ओवरऑल भारतीय निवेश की बात किया जाए, इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए, तो 1950 के दशक से ही भारत ने अफ्रीकी देशों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। अगर चाइना की बात किया जाए तो चाइना ने अफ्रीकी देशों में इन्वेस्टमेंट उस समय प्रारंभ किया जब उसको पता चला कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि केनिया, तंजानिया जैसे देशों में भारतीय लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, जबकि चीनियों का वहाँ पर रहने का इतिहास उतना पुराना नहीं है। तो अभी तक जो भी ये बात मैंने बताया भारत और चीन के विदेश नीति अफ्रीका के संदर्भ में, तो वहाँ से ये बात तो स्पष्ट रूप से सामने नजर आता है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्यता दिलाने का जो श्रेय है वो चीन को बिल्कुल ही नहीं जाता है, वो श्रेय हमारे देश भारत को ही जाता है।